हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू कंसल कोचिंग क्लासेस। यू फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। बेटा आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल हम डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता भी दिया था कि डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। फिर पोटेंशियल को हम डाइपोल में और एक पॉइंट चार्ज यानी कि सिंगल चार्ज में, उसमें पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है इसको डिस्कस करेंगे। ये मैंने स्पेशल पॉइंट इसलिए बनाया क्योंकि बेटा एक तो जो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था SL अरोरा हम फॉलो कर रहे हैं, एक तो उस बुक में स्पेशली दिया है। उससे अलग आप लोग अगर ढंग से सर्च करेंगे तो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। 12th के फिजिक्स के पेपर में ये कई बार डिक्टो है, ऐसा का ऐसा ही आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल एंड ए सिंगल चार्ज, ठीक है। उसके बाद हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं एंड देन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। बेटा देखो, मैंने आपको बता दिया था पहले लास्ट वीडियो में कि इसके अंदर हम जो जिस चीज़ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं उस चीज़ के लिए हम पोटेंशियल भी निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल फील्ड ही है, लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर आपको पहले तो एक डाइपोल चाहिए, है ना। तो मैंने मान लो कि दो चार्ज ले लिए, ठीक है, और इन दोनों चार्ज में आपको पता है डाइपोल का मतलब होता है अपोजिट चार्ज और इक्वल चार्ज। तो मान लो मैंने ये अपोजिट चार्ज ले लिए, ठीक है। अब एक डाइपोल के लिए फील्ड निकालना है, तो डाइपोल के लिए फील्ड किसी पॉइंट पे तो निकालना ही होगा, है ना। तो मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट P यहाँ पे रख दिया। इस पॉइंट P के लिए हम यहाँ पे डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और डाइपोल के लिए आपको बेटा पता ही है डिस्टेंस हम कितना लेते थे। ये अगर मैं ओरिजिन मान लूँ तो ये A और ये A, क्योंकि 2A डिस्टेंस हम मानते थे, ठीक है। और मैंने लेट कर लिया कि ओरिजिन से R डिस्टेंस पे वो पॉइंट P है जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है डाइपोल की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत ही आसान है बेटा कैलकुलेट करना। हम एक सिंगल चार्ज के लिए तो निकाल ही चुके हैं, मेरी लास्ट वीडियो में देख लेना। एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हम जान चुके हैं कैसे निकलता है। तो एक बार इसको पॉइंट चार्ज मान के P पॉइंट पे निकाल लेंगे, एक बार इसको पॉइंट चार्ज मान के P पॉइंट पे निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो A पॉइंट्स, B पॉइंट्स और P पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये निगेटिव Q, इसके ऊपर एक पोटेंशियल लगाएगा, है ना। तो पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, तो कुछ एरो वेरो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। मान लो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, इसने पोटेंशियल लगाया V1, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम पॉइंट चार्ज के लिए निकाल चुके हैं, लास्ट वीडियो में आप लोग देख लेना, 1/4πε0 Q/R होता है ना। Q की वैल्यू तो क्या है बेटा -Q, तो माइनस भी हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन का कोई खेल ही नहीं है, ठीक है। R की अगर बात की जाए, R का मतलब कितना डिस्टेंस, देखना जरा, R का मतलब ये पूरा डिस्टेंस, तो AP बोल सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो यानी कि R की जगह में यहाँ पे क्या लिख दूंगा, AP डिस्टेंस, ठीक है। वो अब आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक। अब इसको पॉइंट चार्ज मान के इसके लिए निकाल लो, तो डाइपोल के लिए निकालना है तो पूरे को ऐड कर देंगे उठा के, सिंपल तो है कॉन्सेप्ट। ऐसा ही डिक्टो कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो इसमें प्लस Q है तो बस प्लस Q कर देंगे, 1/4πε0 Q अपॉन, इसमें R क्या हो जाएगा BP, तो यहाँ पे रख दिया मैंने BP, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, डन, आगे बढ़ें। तो अब इसको आप लोग क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। आपको तो डाइपोल के लिए निकालना है, अलग अलग चार्ज के लिए निकालना है। डाइपोल क्या है, 2 हैं, तो डाइपोल में 2 होता है तो आप टोटल को ऐड कर दो, स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली ऐड कर सकते हैं V1 + V2, ठीक है। तो जब बेटा ऐड करेंगे तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसमें 1/4πε0, इसमें 1/4πε0, इसमें भी Q, इसमें भी Q, डायरेक्ट कॉमन ले लूँ, एडवांस में ले सकता हूँ। तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, V = Q/4πε0 तो कॉमन आ गया, ठीक है। और अंदर क्या बचा, पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, अंदर बचा 1/BP माइनस का 1/AP, ठीक है। प्लस होना था लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया, कोई दिक्कत, डन। अब AP BP की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगी भाई, AP BP की अगर बात करें हम, तो V = बात की जाए तो Q/4πε0
देखो जरा बीपी, बीपी कितना है, बीपी ये है ना, सिर्फ इतना डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूं, देखो ये टोटल क्या है आर और ये कितना है ए। अगर इस टोटल में से मैं ए घटा दूं तो बेटा ये बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो जरा आर पूरा है और ये ए इतना है, तो इस टोटल में से अगर ए घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, तो यानी कि क्या है आर माइनस ए, तो यानी कि यहाँ लिख सकता हूँ मैं आर माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऐसा का ऐसा ही, ए पी ये पूरा, तो यानी कि इतना डिस्टेंस अगर आर है तो इसमें ए और जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, ए पी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यानी कि आर प्लस ए, तो 1 अपॉन आर प्लस ए, कोई दिक्कत, डन, बस हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, इसका एलसीएम ले सकता हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे सर हो गया तो छोड़ क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि याद करो मैंने बताया था डाइपोल के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो डाइपोल की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे P = Q/2A, जब तक वो वैल्यू नहीं आएगी आपका डेरिवेशन वेरीफाइड नहीं माना जाएगा कि डाइपोल है कि नहीं है, डाइपोल तो होना चाहिए ना, तो इसलिए इसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया Q/4πε0, एलसीएम बेटा यही आएगा, तो एलसीएम ले लो r माइनस ए और r प्लस ए, तो यहाँ r माइनस ए कट गया तो r प्लस ए रह जाएगा, ठीक है, माइनस ऐसा कैसे r प्लस ए कट गया तो r माइनस ए, तो r माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं, देखो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा Q/4πε0, ये कितना हो गया r प्लस ए, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस का r और माइनस माइनस प्लस का a अपॉन, ये हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, r से r कट गया, a 2a प्लस का a 2a हो गया कि नहीं हो गया, समझ ही गए होंगे, तो Q/4πε0 और ये हो गया 2a और अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बेटा यहाँ इंटू तो है ही, तो Q/2a क्या होता है, P होता है, आपको पता ही है, लो हो गया आंसर, तो V = आ गया आपका 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल फॉर ए डाइपोल इन ए एक्सियल पॉइंट, याद रखना एक्सियल पॉइंट के नाम से भी आ सकता है, पोटेंशियल ड्यू टू वे डाइपोल के नाम से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान था, डन। अब इसके अंदर भी कंडीशन आती है, तो कंडीशन आप लोगों को याद होगी, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरह ही इसमें भी कंडीशन हम रखेंगे, क्या कंडीशन है कि इफ r इज ग्रेटर देन a हो जाए, यानी कि जो r डिस्टेंस है ये बहुत और आगे जाता है, इतनी दूर चले, तो a तो बेटा पहले से छोटा है और छोटा हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में, और यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है देखो, है ना, तो स्क्वायर में तो वैल्यू और ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो a क्या हो जाएगा, a टेंड्स टू 0, यानी कि a क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, तो उस केस में v = क्या आ जाएगा 1/4πε0 और p अपॉन r स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसको जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना, हेडिंग डाल के, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये आपको बता दूं पेपर में डायरेक्ट भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लेना चाहो बाद में लिख लेना अगर कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, तो याद करो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी ऐसे ही किया था, पहले एक्सियल पॉइंट के लिए निकाला था, फिर इक्वेटोरियल के लिए निकाला था, तो अब इसमें इक्वेटोरियल के लिए निकालेंगे। तो मान लिया मैंने कि मेरे पास दो चार्ज हैं सेम पहले की तरह डाइपोल बनाने के लिए, -q और +q, ठीक है, और एक कहीं कोई पॉइंट P मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो पॉइंट P, इस पे मुझे निकालना है क्या, पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और पहले की तरह ये मान लो ओरिजिन है, ये a डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ओरिजिन से हमेशा डिस्टेंस क्या मानते हैं बेटा, r मानते हैं, तो ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला है मैंने, और 90 डिग्री अगर ये है तो क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, बड़ा आसान है भैया, पाइथागोरस, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मान लो P पॉइंट है, इसको a भी मान लो, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया AP का स्क्वायर, है ना। अब हमें तो AP चाहिए ना, तो रूट कर दूंगा दोनों साइड, तो रूट कर दूंगा तो √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डन। और सेम बेटा यहाँ पे भी यही आएगा, देखो यहाँ भी तो r और a है, 90 डिग्री है, तो ये भी यही है साइड, इसका मतलब r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, कोई दिक्कत नहीं है, डन। आगे बढ़े, अब इसके अंदर आपको कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है, तो पहले की तरह सेम पॉइंट चार्ज के लिए मान के निकाल लो, पहले इसको पॉइंट चार्ज मान लो, फिर इसको मान लो, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0
माइनस का क्यू अपॉन आर। आर क्या है, ये वाला है ना। अरे चार्ज से लेकर के पॉइंट तक का डिस्टेंस ही तो लेते हैं ना, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद रखना इसका स्क्वायर नहीं है, याद रखना ये बात। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, जब हम कॉपी चेकिंग के लिए जाते हैं तो मैंने देखा है बच्चे इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। बेटा स्क्वायर नहीं होता, इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्क्वायर होता है, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू अपॉन डिस्टेंस, इसमें भी सेम यही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें तो डाइपोल का चाहिए तो कंबाइन कर दो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना। V1 की अगर बात करें तो माइनस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और ये प्लस ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा दोनों वैल्यू देखो डिक्टो सेम है और सेम वैल्यू है तो पूरी पूरी कट गई, तो पोटेंशियल क्या आ गया, 0 आ गया ये तो भाई, है ना। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि अगर आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल पे पोटेंशियल निकालोगे तो 0 आएगा, है ना। अब क्यों आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। वैसे तो समझ ही गए होंगे क्यों आया होगा। अरे भाई जितने डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये है, सेम डिस्टेंस पे है। अब पोटेंशियल एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो बेटा मैग्नीट्यूड के अलावा जो साइन होंगे वो सेम नहीं रहेंगे, साइन अगर हैं तो लेने पड़ेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, और जब एक जगह पॉजिटिव चार्ज आया एक जगह नेगेटिव चार्ज आया तो आपस में दोनों टकरा गए और क्या हो गया, न्यूट्रल। और जहाँ कोई चीज़ न्यूट्रल होती है वहाँ पोटेंशियल तो हो ही नहीं सकता ना। पोटेंशियल का मतलब क्या बताया था, सहन शक्ति। सहन तो भाई कोई बंदा ही करेगा, कोई चार्ज ही करेगा, यहाँ पे तो न्यूट्रल डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो सेम डिस्टेंस पे इसलिए आपका ये 0 आया, ठीक है। और सेम डिस्टेंस किस कंडीशन में हो सकता है, जब 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर पे हो वो पॉइंट, है ना। तो इसलिए ये वाला डेरिवेशन आप करोगे तो जरूर, इसको करना तो पड़ेगा, बट आपको अब आगे इसी में ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा इक्वेटोरियल में, इसी में डेरिवेशन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। 90 डिग्री पे पॉइंट पी ना लेके किसी और पॉइंट कहीं और एंगल पे लेके, समझ पा रहे हैं ना। ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना था और ये 0 वाली कंडीशन आ गई गलती से, है ना। पेपर में इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ कि वो कौन सा पॉइंट है इक्वेटोरियल पे जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। बच्चे जवाब ही नहीं दे पाते क्योंकि डेरिवेशन ढंग से नहीं समझे ना आप, है ना। तो इसलिए बेटा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता हूँ, ठीक है। तो मान लो जनरल पॉइंट कोई मैंने लगा लिया यहाँ पे कि मेरे पास ये पहले की तरह सेम डाइपोल्स थे और ये कोई जनरल पॉइंट P मैंने ले लिया, ठीक है। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिस्टेंस आप देखने पड़ेंगे और ये पहले की तरह ओरिजिन है। ओरिजिन याद रखना, ओरिजिन है तो ओरिजिन से ही निकलेगा, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन O है, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A। अब इन डिस्टेंस की अगर बात करें तो इसको कैलकुलेट तो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एंगल कोई थीटा है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है ना। तो इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो मान लो कि ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है और ये अपना R डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, डन, ठीक है। अब सबसे पहले इसके लिए V निकाल लो, इसके लिए V निकाल लो, फिर R1 R2 का भी देखेंगे, कुछ तो करेंगे जुगाड़, है ना। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ V1। तो V1 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का Q है तो माइनस का Q अपॉन R स्क्वायर, कितना यानी कि R1 स्क्वायर। और V2 की अगर बात करें बेटा तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q अपॉन डिस्टेंस कितना है R2, तो यानी कि R2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, गलती से लगा दिया, देखो मेरे से भी गलती हो गई है ना, स्क्वायर नहीं होता इसमें, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे तो चाहिए डाइपोल के लिए, तो डाइपोल के लिए चाहिए तो ऐड कर दूं पहले की तरह ही, है ना। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। V2 प्लस V1 कर लो क्योंकि माइनस का अंदर हो जाएगा साइन, ठीक है ना। उससे हमें जो है बेनिफिट ये हो जाता है कि वो कैलकुलेट करना आसान होता है। बात तो एक ही है, अरे 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 ही होता है ना। तो देखो इसमें भी Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी कॉमन आ रहा है। पहले बाहर कॉमन ले लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सर कॉमन, अंदर क्या बचेगा V2 के लिए 1/R2, है ना, माइनस 1 इसमें क्या बचेगा R1। अब हमें तो डाइपोल चाहिए, यहाँ पे डाइपोल की टर्म्स चाहिए। डाइपोल की टर्म कैसे आएंगी, तो R1 R2 का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ क्या है, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा कैसे ही, एलसीएम में इसका लूँगा तो R1 R2, है ना।
R2 से R2 कट गया तो यहाँ पे आ गया R1 माइनस के R2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो भैया डाइपोल के लिए चाहिए ना, तो डाइपोल के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे R1 R2 की कुछ वैल्यू देखनी पड़ेगी और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपका R1 माइनस R2 क्या है। तो एक चीज देखो डायग्राम के अंदर, देखो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया एक 90 डिग्री का, ठीक है, तो एक बात बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा। मान लो यहां से मैं एक आर्क लेकर के ऐसे निशान लगा दूं और उस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस अगर बात करें बेटा R2 ही होगा, क्योंकि यही तो आर्क लगाया, यहां से मैंने ऐसे आर्क लगाया तो ये डिस्टेंस R2 हो गया। अगर ये डिस्टेंस मान लो R2 हो गया तो बेटा ये वाले डिस्टेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अब ये वाला जाहिर सी बात है ये R2 डिस्टेंस है, तो टोटल क्या था R1, तो ये क्या बचा R1 माइनस R2। अरे R1 में से पूरा R2 घट गया तो R1 माइनस R2 बचा कि नहीं बचा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब R1 माइनस R2 तो हमें चाहिए भी, तो इसको देख लो है क्या ये एक्चुअली, देखो ये एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की लाइन हाइपोटेन्यूज होती है और ये परपेंडिकुलर डाला था, तो ये क्या हो गया बेस। और आपको क्या चाहिए R1 माइनस R2 चाहिए, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन चाहिए। तो बेटा आपको पता ही है बेस और हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो यानी कि R1 माइनस R2 अपॉन AA 2A है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। ये आपको बता चुका हूं मैं कंडीशंस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू, तो आ गया बेटा 2A cos थीटा। देखो बन गई बात, Q यहाँ है ही 2A आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर R1 R2 की बात देखो आप, तो एक चीज देखो जरा, R1 अगर आप देखें डायग्राम में, देखो R1 अगर आप देखो तो बेटा R1 R2 से R से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूँ तो R1 जो है R से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन सिमिलरली R2 जो है वो R से थोड़ा सा कम है, देखो है ना, तो लगभग कमी तो है, ये इतना ही कम है इतना ही ज़्यादा है। तो जब आप R1 और R2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये परहैप्स इक्वल टू R स्क्वायर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि R1 तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, R2 थोड़ा सा कम हो गया, तो बात लगभग बराबर हो जाएगी ना भाई, एक थोड़ी सी ज्यादा थी एक थोड़ी सी कम थी, दोनों को मिक्स कर दिया तो इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो ये लगभग R स्क्वायर के बराबर हो गया। समझ गए डायग्राम से, कंसेप्ट समझने वाली बात है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको R1 माइनस R2 मिल गया, आपको R1 R2 मिल गया, उठा के पुट कर दो, V आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 क्या है सर 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और Q इंटू 2A आपको पता ही है P होता है, डाइपोल होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, बस हो गया काम। तो V इज इक्वल टू आ गया आपके पास क्या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इक्वेटोरियल के लिए जो हमारे पास अब फॉर्मूला बना है वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो वाला फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, आपको यहाँ तक पूरा डेरिवेशन करना होता है, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इसको लिख लेना आप लोग। अब इसके अंदर एक कंडीशन और देखो, वैसे तो ए नहीं है लेकिन एक चीज़ बना सकते हैं हम। सोचो अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे आर की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। और जरा इसको देखते हैं, देखना जरा ए बी कॉस थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। और देखो डाइपोल पे के ऊपर आर क्या है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट में ही है, किसी एंगल पे ही है, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो होता है ना थीटा, तो इन दोनों के बीच का एंगल ही है। तो यानी कि पी आर कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल ए डॉट बी लिख सकता हूँ। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा आपका पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। ये आपने यहाँ पे पोटेंशियल लिख लिया। और इस चीज़ से एक चीज़ और प्रूफ होती है बेटा आपको पता होगा 11th में पढ़ के आए हैं, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू कैसी आती है, कैसी आती है सर, स्केलर वैल्यू आती है। तो यहाँ से आपको ये भी प्रूफ हो गया कि पोटेंशियल जो होता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो अगर आपसे पूछे कोई कि प्रूफ दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप ये डेरिवेशन भी करके दिखा सकते हैं कि जनरल पॉइंट के लिए मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, वहाँ पे देखो पी डॉट आर आएगा, और क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ही और ये क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड ले रखा है, आर इज अ डिस्टेंस, तो ये देखो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट या किसका करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद कैसी वैल्यू आती है, आप सभी को पता है बेटा, स्केलर वैल्यू आती है। समझ गए,
कोई दिक्कत नहीं है, डन। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग लिख लेना, वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में उतार लेना, ठीक है, डन। चलिए अब एक चीज देखते हैं, हमें ये तो पता चल गया सर कि इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए जनरल फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर भी कुछ कंडीशन आएगी। कंडीशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, सोचो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए, cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 क्या होता है 1, तो यानी कि v इज इक्वल टू क्या आएगा उस केस में, देखो 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर, और v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर क्या था, याद करो बेटा, ये था फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट के लिए, है ना। तो यानी कि अगर थीटा जीरो होने का मतलब क्या है कि वो जो डायग्राम आप बनाए हो इस तरीके से, उसमें थीटा जीरो का मतलब क्या है, ये लाइन ऐसे ही पलट जाए, तो यानी कि p क्या हो जाए, यहाँ आ जाए, तो p यहाँ आ जाएगा, तो सोचो एक्सियल ही तो बनेगा पॉइंट, है ना। तो एक्सियल ही बनना है, तो यानी कि अगर थीटा 0 होगा तो एक्सियल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो थीटा 90 यानी कि cos 90, और cos 90 पे क्या होता है 0, तो यानी कि v इज इक्वल टू 0, और v इज इक्वल टू 0 तो आया था, याद करो डाइपोल के लिए, जब हमने इसको थीटा को क्या कर दिया था 90 डिग्री, है ना, अभी तो किया था। तो यानी कि ये एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आया है, ये एक ऐसा फॉर्मूला आ गया कि जो एक्सियल पॉइंट के लिए भी पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है, एज वेल एज ये इक्वेटोरियल के लिए भी डिफाइन कर रहा है, और एक जनरल फॉर्मूला भी ये हमें दे रहा है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, कुछ टाइम बाद, ठीक है, मे बी पॉसिबल नेक्स्ट वीडियो में करें, ठीक है ना, अगर वीडियो लंबी ना हुई तो इसी वीडियो में कर लेंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लेना स्पेशल केसेस डाल के, डन। चलिए तो बेटा डाइपोल का टॉपिक तो आपको याद होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने यहीं तक पढ़ा था, तो यहाँ पे भी यहीं तक है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक क्वेश्चन बेटा आपका पेपर में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ए सिंगल चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी जो हेडिंग है ये थोड़ी सी गलत हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे पूछ रहा है, ये भी तो पूछ रहा है ऑफ ए डाइपोल, है ना, याद रखना। डाइपोल के लिए आपसे पूछता है कि पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए क्या आया था, v इज इक्वल टू आ गया था 1/4πε0 q अपॉन r, याद करो। और डाइपोल के लिए अभी क्या निकाला था हमने, डाइपोल के लिए लास्ट वीडियो में कैलकुलेट किया था ना, क्या आया था 1/4πε0, लास्ट वीडियो में कह रहा हूं, अभी तो सॉरी कैलकुलेट किया है हमने, p अपॉन r स्क्वायर, है ना, अभी तो कैलकुलेट किया है ना। तो एक बात सोचो आप, एक जनरल फॉर्मूला जो हमने बनाया उसमें cos थीटा भी था, जनरल फॉर्मूले से ही देख लेते हैं। तो आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला देख कर डिफरेंस नहीं पता चल पा रहा भाई, अरे यार 2 मिनट का काम है, पता चल जाएगा। याद रखना 3 डिफरेंस होते हैं। पहला नंबर 1 डिफरेंस फॉर्मूले से पता चल रहा है, देखो दिख रहा है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी सिंगल चार्ज के लिए, बट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है किसी भी डाइपोल के लिए, चाहे वो आप एक्सियल पे निकाल लो, चाहे वो इक्वेटोरियल पे निकाल लो, है ना। तो पहला तो यही है। तो v अगर बात करें सिंगल पॉइंट मान लो, p मान लो 1/r होगा, लेकिन अगर हम बात करें इसकी तो क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डिफरेंस भी यहीं से पता चल रहा है, देखो बेटा ये सिर्फ आपका r पे डिपेंड कर रहा है, r इज द रेडियस यानी कि डिस्टेंस, तो इसकी सिमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकल। अरे जो जिसमें सिर्फ रेडियस ही होती है, पॉइंट चार्ज है, रेडियस ही होती है, तो यानी कि स्फेरिकल ही तो होगा, गोला ही तो हो सकता है ना। लेकिन एक चीज देखो, एक ऐसी शेप जिसके अंदर डिस्टेंस भी हो, रेडियस हो 2 टाइम्स, रेडियस तो कितनी है 2 टाइम्स, और कुछ एंगल भी हो, यानी कि सर्कल भी हो, थीटा है, एंगल भी हो, ऐसी शेप कौन सी होती है दुनिया में, 2 टाइम्स रेडियस, सिलेंडर के अंदर होती है। देखो जरा, यहाँ पे भी रेडियस होगी और यहाँ पे भी रेडियस, और वो रेडियस सेम भी है, ठीक है ना, और सर्कल भी है ही है ना, सर्कल तो है ही, कर्व सरफेस बन रहा है। तो यानी कि अगर इसकी सिमेट्री की बात की जाए तो VP की जो सिमेट्री होती है वो तो कैसी है, स्फेरिकल इन शेप है, समझ पा रहे हैं। याद रखना ये क्वेश्चन एक नंबर में बहुत पूछे जाएंगे इस साल, ठीक है, मुझे उम्मीद है 100%। और अगर बात की जाए डाइपोल के लिए, तो डाइपोल के लिए सिमेट्री कैसी निकली इस बार, सिलिंड्रिकल। देखो
कुछ बच्चों को डाउट होता है सिमेट्री निकालने में, लेकिन बेटा ये 8th क्लास से सिखा रहे हैं टॉपिक आपको कि जिस चीज़ के ऊपर कोई शेप डिपेंड करती है वो उसकी सिमेट्री होती है। सिमेट्री का मतलब उसको हर जगह से कैसे भी देख लो वो वैसा ही दिखे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो एक चीज़ देखो, थर्ड पॉइंट में लार्ज डिस्टेंस पे आपने देखा था कि लार्ज डिस्टेंस के लिए अगर वीपी की बात करें तो वीपी तो डिपेंड हो गया था 1/r² पे, हो गया था, है ना। अरे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस के टर्म्स में यहाँ पे उससे पहले क्या आता है r² - a²। लार्ज डिस्टेंस पे क्या होता है, a² खत्म हो जाता है तो r² ही तो बचता है। तो यानी कि लार्ज डिस्टेंस पे ये क्या हो गया, 1/r² पे डिपेंड हो गया। लेकिन v के अंदर कितना भी डिस्टेंस रख लो उसके अंदर तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, है ना। तो यानी कि इसके अंदर सिर्फ ये क्या कर रहा है, आपकी सिर्फ वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है 1/r की, कि जो आपकी जो 1/r की वैल्यू होती है वो क्या होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं बात को। तो एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वैसे तो मैं आपको बताऊं 1 या 2 डिफरेंस ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। ये क्वेश्चन जहाँ से मैंने उठाया है वहाँ पे भी 2 डिफरेंस पूछे हुए थे, 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो 2 डिफरेंस भी अगर अच्छे से याद है तो तैयार कर लेना, वरना ये डिफरेंस भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो ईजी है। भाई इसके अंदर क्या है 1/r पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर क्या है 1/r² पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे तो लार्ज डिस्टेंस पे वैल्यू चेंज होगी लेकिन यहाँ पे लार्ज डिस्टेंस पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये आप लिख सकते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पोटेंशियल फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, द सिस्टम इज कॉल्ड इन विच 2 और मोर पार्टिकल्स इज अवेलेबल। कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल अवेलेबल हैं और उसका कुछ मास होता है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। तो मान लो कि हमारे पास एक ये सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर मान लो कुछ चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ चार्जेस अवेलेबल हैं, ठीक। तो मान लो कि ये इसका ओरिजिन रहा होगा पॉइंट P, यहाँ से मान लो ये चार्ज Q1 मान लो है, ये चार्ज Q2 मान लो है, Q3 है और ये Q4 है। ये अलग अलग शेप साइज़ के हो सकते हैं, ठीक है, मैंने इसलिए बना भी दिया। तो ये R1 डिस्टेंस पे है मान लो, ये R2 डिस्टेंस पे है मान लो, ये R3 डिस्टेंस पे है मान लो, और ये डिस्टेंस तो ये है ही, ये डिस्टेंस है R4, ठीक। आपसे पूछा है कि सिस्टम के लिए पोटेंशियल क्या होगा, ये तो पूछा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बहुत आसान है भाई इसके लिए तो निकालना। सिस्टम के लिए पूछा है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 मान लिया तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया नहीं हो गया, इसको पहले इसको पॉइंट चार्ज मान लो, फिर इसको मान लो इसके लिए, फिर इसको मान लो, फिर इसके लिए निकाल लो और चारों को जोड़ दो। क्यों, तो अगर V1 की अगर बात करें तो V1 क्या आएगा 1/4πε0 Q1/R1, है ना। इसी तरह V2 क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q2/R2, इसी तरह 3 आ जाएगा, इसी तरह 4, इसी तरह 1000 होंगे तो 1000 आ जाएंगे, है कि नहीं। तो अगर आपको V निकालना है तो क्या कर दूँ, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐड करते चले जाओ, और बेटा स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको दिख रही होगी, सब में से 1/4πε0 कॉमन आएगा, है ना। तो सब में से 1/4πε0 कॉमन आया तो पहले ही बाहर रख लो, है कि नहीं। तो V इज इक्वल टू हो गया आपका Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसको अगर आप चाहें तो समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन आप लोगों को आना चाहिए, बायो के बच्चों को बता देता हूँ। समेशन का मतलब होता है सिग्मा की फॉर्म, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। बेटा सिग्मा की फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। कंबाइंड करने का तरीका क्या है कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो वैल्यू ले लो और जहाँ पे एंड करोगे ऊपर वो वैल्यू लिखी जाती है। जैसे मुझे इसको लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ सिग्मा लगा दिया। वैल्यूज कौन सी चेंज हो रही है, बार बार Q और R चेंज हो रही है, तो यहाँ पे Q/R लिख लिया। अब जब Q है 1 तो R भी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, तो यानी कि अगर मैं इसको I मान लूँ तो ये भी I ही होना है, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं, I की मिनिमम वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और मैक्सिमम वैल्यू कितने लेना चाहता हूँ, कोई भी नंबर ले सकता हूँ, मान लो n, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकता हूँ। तो ये जो फॉर्मेट बन के आपके सामने आ गया, दिस इज कॉल्ड एज द समेशन फॉर्म। समझ पाए। अब इसका मैंने बताया सिग्मा का मतलब जोड़, एडिशन, तो क्या होगा I के लिए पहले 1 रखेंगे, यहाँ पे 1, फिर समेशन, फिर 2 रखेंगे, फिर 2, फिर समेशन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो वही बात आ गई, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की अगर बात करें तो पोटेंशियल आप ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई थिंक आप लोगों को, ठीक है, डन। तो ये भी आप लोग लिख लेना, नोट्स बनाते रहना। बेटा एक चीज़ मैं बता रहा हूँ,
आपके पास एंड में पढ़ने के लिए नोट्स के अलावा और कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी वीडियो तो देखने का समय नहीं होगा। सोचो फर्स्ट चैप्टर में 12 से 13 वीडियो बन गई है ना। सेकंड चैप्टर इससे भी बड़ा है, इसके अंदर क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 15 वीडियो तक जाएंगे। तो सोचो इतनी वीडियोस देखने का तो समय नहीं होगा कि पूरा का पूरा चलो उठाओ रिवीजन मार लेते हैं। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डाला करूंगा उस टाइम आप लोगों के लिए, तो वही देख पाओगे। तो इसलिए क्विक रिवीजन के लिए आपका नोट्स होना जरूरी है, इसलिए मैं प्रॉपर लिखता हूँ। अदरवाइज मैं चाहता तो पूरा का पूरा फोटो क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता आपको, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता, आप लोगों को समझ नहीं आता कि कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए नोट्स बनाते रहो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। समझ तो आ गया ना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा मैंने आपको बताया था कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे 9058695715 पे, ठीक है। आप लोगों को मैं अवेलेबल हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल फॉर द सीसीडी। सीसीडी याद है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल निकालना है, तो इसका एक्चुअली आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, करने की ज़रूरत भी नहीं है, आसान है। इलेक्ट्रिकल फील्ड आप जानते हैं क्या था। इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर आप कैलकुलेट करें तो उसकी टर्म्स में हम लोग निकाल चुके थे, वो आया था 1/4πε0। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी dq अपॉन क्या था r², यही था। अब एक बार बताओ, या फोर्स हमने निकाला था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्यू नोट भी आ जाएगा, है ना। अगर इसको हटा दें, अगर हम इसको हटा दें तो फोर्स आ जाएगा। इस क्यू नोट को मैं नीचे ले जाऊं तो एफ अपॉन क्यू नोट क्या होता है, ई तो होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ई लिख लिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। तो आपको जिसने बेटा ये वीडियो ये पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, यहाँ पे आइकन में आपको दिख जाएगा, आप लोग देख लेना, उसको आप ज़रूर देखो, उससे आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक क्या है, कैसे है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, और अभी आपने देखा था पोटेंशियल क्या होता है 1/4πε0 Q/R। तो बेटा सिर्फ R का ही तो डिफरेंस आ रहा है ना, तो जो डेरिवेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए वही पोटेंशियल के लिए कर दो, करने क्या है, कुछ भी नहीं। तो सिंपल क्या होगा, V = क्या हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा क्या dQ/R हो जाएगा, बस। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के तीनों निकाल लो। तो बेटा सबसे पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद हो आपको क्या होता है उसमें, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन VV मान लेता हूँ 1/4πε0, और इंटीग्रेशन क्या था, चार्ज डेंसिटी रो, चार्ज डेंसिटी रो dV/R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मानते थे, सिग्मा मानते थे, तो 1/4πε0 सिग्मा ds/R हो जाएगा। और थर्ड एंड लास्ट क्या होता था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी क्या होती थी, लैम्डा होती थी, तो क्या हो जाएगा लैम्डा dl/R, ठीक है। जिस बच्चे को ये वाली बात समझ नहीं आ रही बेटा फिर से बता रहा हूँ, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो बना चुका हूँ, आइकन में आपको शो हो चुकी है एक दो बार, उसको देख लेना आप लोग, या फिर मेरे चैनल है ही, आपको पता ही है कंसल कोचिंग क्लासेस, उसमें मिल जाएगी। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये आपको नहीं आता है तो बेटा ये मान के चलना कुछ नहीं आता है फिर, ठीक है ना। तो बेटा इसका आप समझ ही गए होंगे, इन तीनों का आपको अलग से डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है अपने नोट्स में। अगर पेपर में आएगा तब करना पड़ेगा, तो पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड का कर लेना, और वो मैं आपको करा ही चुका हूँ, फिर लिख देना पोटेंशियल का, ठीक है ना। हालांकि नहीं मिलेगा पेपर में, क्योंकि आपका स्पेसिफिक नहीं किया गया सिलेबस में, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तो बेटा इसी तरह से आप लगातार पढ़ते रहो, और आप लोगों से गुजारिश है बेटा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब कराइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले पूरा सिलेबस कराने का। अदरवाइज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई देखता तो है नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, और इसी तरह लगन के साथ पढ़ते रहो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरा सपोर्ट पूरा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।